इस कहानी की सभी पात्र घटनाएं एवं स्थान काल्पनिक है। कहानी के माध्यम से किसी भी धर्म संप्रदाय एवं किसी व्यक्ति विशेष की भावना को ठेस पहुंचाना हमारा तात्पर्य नहीं है। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। ये कहानी 18 साल से कम उम्र वालों के लिए नहीं है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में, जिसका नाम है घोस्ट टॉक बाय आर्यन, जहां मैं सुनाता हूं आपको सच्ची और डरावनी भूतिया कहानियां। जी हाँ, ये कहानियां मुझे दोस्त आपके जैसे ही लोग भेजते हैं जो ये मेरी चैनल में वीडियोस देखते हैं और मेरी जान पहचान के हैं और गूगल वगैरह से मेरे नंबर निकालते हैं। मैं ये सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी की कहानियां आप लोगों तक पहुंचाता हूं, जो सच्ची कहानी होती है, अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस होती है। आप चाहेंगे तो आप भी भेज सकते हैं मेरे पास। ये दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए अपनी घटनाएं, आपके साथ जीवन में कुछ भी ऐसे परलौकिक घटी हो, कुछ भी ऐसे घटना हुई हो तो आप वो मुझे मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर मुझे कहानी आपकी सुनाने लायक लगी तो मैं इस कहानी को अपने चैनल में जरूर सुनाऊंगा। तो आज की जो घटना है, ये घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इससे सेम मिलती जुलती घटना इससे पहले भी मेरे पास एक आई थी। वो किसी और राज्य की थी और ये किसी और राज्य की है, और सुनने में दोनों एक जैसी लगती है कुछ, बट ये एक्सपीरियंस दो अलग अलग लोगों का है। तो इससे पता लगता है कि ये चीजें कितनी ज्यादा ये हार्म करती है अलग अलग जगह बेशक हो। अभी आपको पता लगेगा आगे आने वाली कहानी में कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। दोस्तों, ये घटना है एक बिहार में रहने वाले लड़के की। वो एक्चुअली दिल्ली में रहता है, दिल्ली में जॉब करता है और अपने छुट्टियों में बिहार वगैरह जाता है, अपने गांव जो जाता है। तो जब वो छुट्टी में गांव गया तब उसके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ। एक्चुअली एक्सपीरियंस किसी और के साथ हुआ, उसको ये सब बातें पता चली तब, वही मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। तो जो लोग भी मेरे चैनल में नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में अपना परिचय जरूर दें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आज की जो घटना है, ये घटना हमारे साथ राजेश ने शेयर की है, जो रहने वाला बिहार का है। एक्चुअली उसके ऑफिस की जब छुट्टियां पड़ी, कुछ दिन की उसकी छुट्टियां बची हुई थी पेंडिंग, तो वो अपनी छुट्टियां लेके अपने गाँव गया बिहार, अपने घर में। नॉर्मली वहाँ पे वही बिहार से वो बिलोंग करता है, तो वहाँ पे उसके सारे रिलेटिव, उसके परिवार रहते हैं, और ये राजेश दिल्ली में अकेला रहता है। तो ये यहाँ से गया बिहार अपने घर में गया, तो वहाँ पे नॉर्मल छुट्टियां एंजॉय कर रहा था। अब बेसिकली जो गांव के लोग हैं, जब गांव में वापस जाते हैं तो वही सारी पुरानी एक्टिविटियां करते हैं जो वो बचपन में करते थे गांव में। खेल कूद करना, बाग बगीचों में घूमना, खेत खलिहानों में घूमना, क्यों दिल्ली में तो ये सब हो नहीं पाता। तो वो जाके अपनी वही पुरानी एक्टिविटियां कर रहा था अपने फ्रेंड के साथ। अब करते करते एक दिन इनके मन में आया कि फिशिंग करने का, जो ये कांटे से फिशिंग करते हैं ना, वो फिशिंग करने का। अब ये कांटे से फिशिंग करते करते एक जगह फिशिंग करने के लिए गए ये लोग। तो बहुत बड़ी सी झील है, झील के किनारे ना एक छोटा सा शमशान है। तो वो उस गांव के लोग और बाकी आसपास के गांव के लोग वहीं पे चिताएं जलाते हैं। तो ये वहां पे गए, जाके वहां पे फिशिंग कर रहे थे। तो इन्होंने देखा कि इनके बगल में एक अंकल जी, थोड़े एजेड अंकल जी थे, एजेड के आदमी थे, मतलब होंगे यही कई 65-70 साल के, काफी बूढ़े ही थे। तो वो भी फिशिंग कर रहे थे। तो फिर इनको ना वो अंकल जी कुछ जाने पहचाने से लगे। फिर ठीक से देखा तो इन्होंने देखा कि हाँ, वो अंकल जी जाने पहचाने हैं, इनके गांव में रहते हैं, मगर वो अंकल जी कुछ ऐसी जात से थे, मतलब जात पात का खैर क्या, इंसानों ने बनाया सब कुछ, पर सबका अलग अलग काम बटा होता है ना। तो गांव देहात में कुछ ये ज्यादा मान्यता रखते हैं जात पात की। तो वो जो अंकल जी थे वो उस कास्ट से थे जो मुर्दों को जलाते थे। तो मुर्दों को जलाने वाले जो लोग होते हैं ना, वो थोड़ा अलग कास्ट होते हैं उनका। अब वो अंकल जी वही थे, हालांकि वहां पे ऐसे कुछ भेदभाव नहीं था इनके बीच, बस मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो अंकल जी मुर्दों को वहां पे जलाते थे उस शमशान में। ये वही अंकल जी थे जो मुर्दों को शमशान में जलाते थे। वो अंकल जी भी वहां बैठ के फिशिंग कर रहे थे। बारिश का टाइम था, तो बारिश में काफी ज्यादा मछलियां वगैरह आती है, तो ये लोग फिशिंग करते। तो ये दोनों लड़के भी वहां पे पहुंच गए, राजेश अपने दोस्त के साथ। उसने अंकल जी से हेलो है किया, पहचान बताई। अंकल जी ने भी पहचाना इनको, हाँ भाई छोटे थे, आते थे, खेलते थे। तो ये बैठ के फिशिंग करने लग गए। फिशिंग करते रहते राजेश उस अंकल जी से बात कर रहा था। बात करते करते अचानक ना एकदम सी, मतलब बादल सी छा गई वहां पे और अंधेरा सा हो गया। तो बारिश के टाइम में होता है बेसिकली। तो उस अंकल जी ने इनको बोला कि मौसम ऐसे बिगड़ रहा है, मैं भी मछली पकड़, तुम भी मछली पकड़ो, मैं भी चला जाऊंगा, तुम लोग भी ज्यादा देर मत रुकना इस शमशान के यहाँ पे आसपास, और शाम होने से पहले तुम लोग यहाँ से घर चले आना, ज्यादा देर तक मत रुकना। तो वो जो राजेश नाम का लड़का था, वो बेसिकली अभी दिल्ली में रहता था, तो थोड़ा वो इन चीजों से अलग ही था, मानता नहीं था। तो उसने कहा अंकल जी क्यों बेकार में बातें करो, बेकार के डरा रहे हो, ऐसे कुछ नहीं होता, हम तो बचपन से यहाँ आके घूमते, आप भी तो यहीं पे रहते हो, शमशान वगैरह में जाते रहते हो, आप भी तो मुर्दों को जलाते वलाते हो, तो अगर ऐसा कुछ हो तो आपको दिक्कत नहीं है, आप तो रात तक रहते हो यहाँ पे, मुर्दों को जलाते हो। तो उस अंकल जी ने बोला कि बेटा दिक्कत तो हो ही जाती है जब हम कुछ गलती करते हैं, ऐसे गलती की बहुत तगड़ी भुगतान मुझे करनी पड़ी।
मेरे लाइफ में, तो आप लोग भी बातें सुन लो, बातें मान लो बड़ों की, तो आपको आगे जाके ऐसा कुछ नहीं होगा। अब ये राजेश उस अंकल जी से पूछते हैं कि अंकल जी ऐसा क्या हो गया आपके साथ, या क्या हुआ था आपके साथ, आप जरा हमें बताइए। बैठे बैठे टाइम पास भी हो जाएगा, अभी मछली पकड़ रहा हूँ, मैं भी मछली पकड़ रहा हूँ, अभी कोई कांटे में फंस तो रहा नहीं मछली, तो बैठे बैठे टाइम पास हो जाएगा। आप बताइए जरा आपकी लाइफ का कोई एक्सपीरियंस रहा हो ऐसा कुछ, तो हमें भी अच्छा लगेगा सुन के। तो वो अंकल जी कहते हैं कि ऐसा एक बहुत ही दर्दनाक घटना मेरे साथ हुई थी, जिसमें मेरे लालच ने मुझे एक ऐसे मोड़ पे ला दिया था कि मैंने अपना सब कुछ गवा दिया उसमें। तो ये पूछते हुए क्या हुआ था अंकल जी जरा बताइए। तो ये अंकल जी बताते उनको कि काफी टाइम पहले की बात है, जब ये अंकल जी जवान थे एकदम, तो शुरू से जो बताया ना कि इनका कास्ट, इस अंकल जी का कास्ट जो है वो, उस कास्ट के लोग ये मुर्दों को जलाने का काम ही करते हैं, तो इनका भी शुरू से वही काम था अंकल जी का। तो अंकल जी कहते हैं फिर जब एक टाइम आया तो इनके घर वालों ने इनकी शादी तय कर दी अंकल जी की। अंकल जी अब जवान थे उस टाइम, अपने मौज मस्ती में रहते थे, मुर्दों को जलाते थे। और उस टाइम क्या होता था, कोई कॉलेरा जो बीमारी है वो काफी फैली हुई थी, तो उस बीमारी में लोग ना काफी ज्यादा मरते थे गांव देहात में। और मरने के बाद जो उनके घर वाले होते थे, उनके घर वाले तक लाश को नहीं छूते थे, किसी तरह लाके शमशान में रख के चले जाते थे। चला जाने के बाद जो शमशान में आदमी रहता था, उसकी जिम्मेदारी थी वो लाश को लेके जला देता था। हाँ, उसके बदले में उसके घर वाले उसको बाद में आके कुछ न कुछ बख्शीश दे जाते थे। काफी पहले की बात है, तब ऐसे होता था। तो ये अंकल जी की अच्छी वाली कमाई हो ही रही थी, अकेले थे ये। फिर जब इनकी शादी तय हुई, इनको लगा यार शादी वादी अभी मुझे नहीं करनी, फिर भी घर वालों की जबरदस्ती में इन्होंने शादी कर ली। अब शादी करने के बाद इनके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई अंकल के ऊपर। तो अंकल जी बताते हैं अब जिम्मेदारी बनने की वजह से मैं और ज्यादा काम करने लग गया, ज्यादा देर तक शमशान में रहने लग गया। इनके अलग अलग लोगों की शिफ्ट पड़ती थी कि कभी मॉर्निंग शिफ्ट कर रहा है कोई फिर शाम से काम कर रहा है, ऐसे एक आदमी तो पूरा दिन नहीं कर सकता। अब ऐसे ही अंकल जी क्या दो शिफ्ट पे भी काम करते थे वहां पे शमशान में, उस झील के किनारे जो शमशान था। तो कॉलरा के ऐसे काफी केसेस आ रहे थे, जो मर के आ रहे थे, घर वाले उसकी बॉडी रख के चले जा रहे थे, और फिर ये लोग जो ये अंकल जी थे वो जलाते थे उनको, जला के बाद में उनके घर वाले इनको जो भी बख्शीश देते थे वो लेते थे। इसमें अच्छी वाली इनकी कमाई होती थी। अब बीवी आ गई घर में तो उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई, ये काम भी बढ़ा लिया इन लोगों ने। अब ऐसे करते करते एक दिन उस एरिया के जो जमींदार थे, उन जमींदार की जो दादी, उन दादी का देहांत हो गया। अब उनकी दादी का देहांत हुआ तो जमींदार अपनी दादी को लेके आए वहां जलाने के लिए। सेम उनके भी कॉलरा में देहांत हुआ था, जलाने के लिए लेके आए। ये रात का टाइम लेके आए वहां पे। अब ये रात को शमशान में थे, यही कर रहे थे काम उस दिन। तो रात को शमशान में लाने के बाद जमींदार ने इस आदमी को बोला कि मेरी दादी का दाह संस्कार कर दो। जमींदार काफी प्यार करते थे अपनी दादी से, काफी वो उदास थे और रो रहे थे। और इसने देखा कि जमींदार अपनी दादी की अर्थी तो लेके आए हैं, साथ में एक ना बहुत बड़ा सा बेड जो चारपाई टाइप का होता है वैसा भी लेके आए हैं, लकड़ी का। तो जमींदार कहते हैं ये चारपाई भी मेरी दादी के साथ ही जला देना। ये मेरी दादी का फेवरेट चारपाई था, दादी इसी में दिन भर सोती थी, जब बीमार पड़ी तो इसी में रहती थी दादी। शुरू से दादी की दहेज में दादी ये लेके आई थी अपने घर से, तो ये तब से दादी यूज करती है। तो मैं चाहता हूँ मरने के बाद ही दादी के साथ ही जाए, ताकि परलोक जाके, स्वर्ग जाके दादी इसमें आराम कर पाए। जमींदार ने उनको ये कहा कि ये भी मेरी दादी के साथ ही जला देना। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब कॉलेरा का टाइम था, तो उस टाइम क्या था, ये लोग लाश वगैरह लग के ना ज्यादा देर रहते नहीं थे, चले जाते थे। तो उसके बदले जमींदार ने उनको काफी पैसे भी दिए कि ये अपने बख्शीश रखो, बाकी तुम दाह संस्कार कर देना, हम जा रहे हैं, बाद में आके हम लोग इसे अस्थियां वगैरह बहा देंगे। अस्थियां इकट्ठा करके भी ये आदमी रखता था। तो चले गए। अभी लगा अपने काम में लगा, ये सारी चिता बिता सजाई इसने, चिता सजा के इसने बेड को बस वहां पे रखा ही था कि बेड को भी जलाऊंगा साथ में। जला तो इसने चिता में जैसे अग्नि लगाई, आग वाग लगाई चिता में। हाँ, उस टाइम कई लोग सोच रहे होंगे कि चिता में आग ही कैसे लगाता है, चिता में तो घर वाले लगाते आग। मगर उस टाइम क्या था, कॉलरा की वजह से लोग लाश छोड़ के चले जाते थे, जलाते नहीं थे, आसपास नहीं आते थे लाश के। लाश को भी ना पन्नी में, कपड़े में पैक करके लेके आते थे कि बीमारी ना फैल जाए उससे। तो ये लाश को अग्नि भी ये खुद ही देता था सब, और सारी क्रिया वगैरह भी ये खुद ही करता था। तो उसने लाश को सजाने के बाद वहां पे क्रिया विरिया किया, जो भी किया। अब बारी आई बेड को जलाने की। टाइम हो गया रात के करीबन 12 साढ़े 12। अब ये जैसे बेड को जलाने जाता है ना, तो ये देखता है बेड जो है काफी महंगे लकड़ी की, तो शीशम वगैरह की लकड़ी होती है ना, काफी महंगे लकड़ी की है।
और देख के इसके मन में आया था लालच। तो सोचता है इस बेड को अगर मैं बेच दूं या घर ले जाऊं तो ज्यादा बेटर नहीं है इसको जलाने से अच्छा। अब किसी को क्या पता, रात को वो तो चले गए अपनी दादी को छोड़ के यहाँ पे जमींदार। अब सुबह बोल दूंगा मैं जला दिया, लकड़ियां जली तो पड़ी होती है, जलने के बाद क्या पता लग रहा है वो बेड जला हुआ है या नॉर्मल लकड़ी जली हुई है। मैं बोलूंगा जल गया, जला दिया। तो इतने में क्या होता है, बारिश आती है बहुत तेज की। अब जैसे बारिश आती है ना तो ये सामने एक छोटी सी कुटिया सी बनी होती है वहां, झोपड़ी सी, तो वहां जाके अंदर खड़े हो जाते हैं। और चिता बाहर जल रही होती है, चिता के ऊपर भी छावनी सी होती है जिसकी वजह से चिता बुझती नहीं है, जल रही होती है। अब जलते जलते थोड़ी देर बारिश रुकती है तो ये रात और ज्यादा गहरी घनी हो जाती है। अभी देखता है बारिश में बेड ना धुल के और ज्यादा साफ हो गई, चमक रही है चांद की रोशनी में। उसके मन में और लालच आ जाता है। अभी किसी तरह वहां चिता विता को पूरा जलाता है। जलाने के बाद वहां पे सब कुछ करके बुढ़िया की जो अस्थियां वगैरह इकट्ठा करके एक साइड में रख देता है कि सुबह इसके घर वाले आएंगे तो बहा देंगे। अब ये होने के बाद ये सोचता है बेड को लेके जाऊंगा, मगर लेके कैसे जाऊं, मैं इसको उठा के लेके जा नहीं सकता, बहुत भारी बेड है। और गांव के किसी को बुलाऊंगा तो बात फैल जाएगी, जमींदार को पता लग जाएगा उसी गांव के जमींदार है। घर के अंदर ले जाऊंगा तो किसी को पता ही लगेगा। तो इतना सोच रहा था, सोचते वो आसपास देखता है तो ये देखता है कि एक आदमी ना जो 3 पहिया वाला रिक्शा होता है सामान ढोने वाला, रेडी टाइप का, वो चला के आ रहा है। तो ये देखता है कि ये आदमी इतनी रात को रेडी चला के आ रहा है, कौन है कौन ये। तो इसके सामने एकदम वो आदमी आके कहता है कि क्या हो भाई साहब, कुछ मदद चाहिए क्या। ये अचंभा हो जाता है कि यार मेरे को रिक्शा वाला चाहिए था, अभी कोई आदमी चाहिए था कि बेड मेरे घर तक पहुंचे उसके थ्रू। एकदम से मिल गया, ऐसा लगा भगवान से जो चाह वही मिल गया, कुछ और मांग लेता इस टाइम। फिर वो पूछता कि तुम हो कौन, जो रिक्शा चला के आता है। वो ना उसने उस आदमी ने कभी रिक्शे वालों को भी देखा नहीं था आसपास, ये इस गांव का था नहीं। तो वो रिक्शे वाला बोलता है, अपना नाम बताता है, इंट्रो देता है अपना, देने के बाद कहता है कि मेरा कोई नहीं है दुनिया में, ये एक रिक्शा है, इसी को मैं चलाता हूँ दिन भर, इसी में घूमता रहता हूँ, काम वाम जो मिलता है इसी में कर लेता हूँ। मैं गाँव जाता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, जहां से जो काम मिलता है कर लेता हूँ। वो कहता है हाँ हेल्प तो चाहिए मुझे, ये बेड लेके जाना है मेरे घर तक। रिक्शा वाला चलो ठीक है। अब दोनों मिलकर बेड को उठाते हैं, काफी भारी बेड होता है, उठा के रिक्शे में रखते हैं, रख के लेके जाते हैं। अब ये जो आदमी अंकल जी जो चिता जलाते थे वो अपने घर तक बेड को ले गए, ले आके उसने घर में रखा और उस रिक्शे वाले को कुछ पैसे उसने दे दिए। रिक्शे वाला खुश होकर चला गया। अब बेड घर में रखने के बाद इन्होंने बेड को यूज करना चालू किया। 1-2 दिन बीतने के बाद जब 3 दिन, तीसरे दिन जब ये आदमी रात को अपने घर पहुंचा काम करके, घर पहुंच के ये देखता है इसकी बेड में इसकी बीवी जो सो रही थी वो इसकी बीवी नहीं बल्कि वही जमींदार की दादी, जैसे देखने में थी डिट्टो वही लग रही थी कि उसकी दादी सो रही है वहां बेड में। बाल सफेद, ऐसे बूढ़ी चमड़ी उसकी सुकड़ी हुई सी। तो ये आदमी देख के सोचने लगा कि यार मेरी बीवी के बदले मुझे ये क्यों दिख रही है। तो आग वाग मसल के इसने ढंग से सामने जब देखा तब इसको देखा कि इसकी बीवी है नॉर्मल। चलो ठीक है, ये भी सो गया। इसको ये लगा कि दिन भर काम वाम किया है तो शायद स्ट्रेस से काम का थकान है जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है, मैंने भी ऐसा कांड किया तो दिमाग में चढ़ा हुआ है। अब ये जाके सो जाता है। सुबह उठता है, उठ के किसी काम से बैठ के नीचे ऐसे झांकता है, इसको सफेद बाल के गुच्छे मिलते हैं, बहुत सारे सफेद बाल के गुच्छे मिलते हैं इसको। वहां पे साफ सफाई करता है, फिर इसको समझ में नहीं आता। अब ये डेली जब भी घर में आए इसको दिखे वहां पे रात को कि इसकी बीवी के बदले वो जमींदार की दादी सो रही है। तो धीरे धीरे इसके अंदर बात वो बैठने लग गई, मगर ये बात ही किसी को बता नहीं पा रहा था। बताएगा तो इसकी थूथू हो जाएगी, घर वाले भी इससे चिढ़ेंगे, घर वाले भी सुनाएंगे इसको, क्योंकि इनके में ऐसा कुछ करते नहीं थे। और जैसे ये बिस्तर में सोए ना, इसको और इसकी बीवी को जली हुई लकड़ी की स्मेल आई, वो भी गीली लकड़ी जलने की जैसे स्मेल आती है वैसे स्मेल आती थी। तो ये काफी परेशान हुए। अब जमींदार की जो ये इस आदमी की जो बीवी थी, इसकी बीवी की तबीयत दिन ब दिन खराब होने लग गई। खराब होते होते काफी ज्यादा उसके बाल झड़ने लग गए, बहुत ज्यादा। वो मतलब इतनी जल्दी वो एक ओल्ड एज में पहुंचने जैसे हो गई। कुछ ही दिनों के अंदर, मतलब 8-10 दिन के अंदर इसकी बीवी ऐसे लगने लगी जैसे बूढ़ी होती जा रही है। उसकी चमड़ी एकदम सिकुड़ने लग गई, बाल सफेद होने लग गए, दांत वात गिरने लग गए उसके। अब ये बंदा भाई परेशान। इसके बाद इसको लगा कि हाँ कुछ चक्कर है, मैं जल्दी इससे छुटकारा करता हूं।
तो इनके गांव के आसपास के गांव में एक जंगल के अंदर तांत्रिक रहते थे। तो वो काफी पहुंचे हुए थे, उस एरिया में माने हुए थे। लोगों को कुछ भी ऐसी समस्या आती थी ना, लोग जाते थे उनके पास। तो ये भी पहुंचता है वहां पे तांत्रिक के पास, रात के टाइम पहुंचता है अकेले में, जब गांव वाले ना हो, कोई भी ना हो वहां पे, क्यों हर कोई जाता था वहां पे अपने उपचार के लिए, ताकि इसको पता न लगे कि इसने क्या कांड किया है। अब जब ये वहां पहुंचता है, पहुंचते ही तांत्रिक इसको सीधा बोलता है कि क्यों किया था लालच, क्यों लेके आता जमींदार का बेड को अपने घर, उसकी दादी का, इसलिए तो भुगतना पड़ रहा है। और ये सब अभी शुरुआत है, अभी तो और भुगतेगा तू। तो ये बहुत डर जाता है, डर के मारे ये हाथ पैर जोड़ता है बाबा के, कहता है बाबा जैसे भी मुझसे गलती हो गई, मुझे इससे मुक्ति दिलाओ, जो भी है इसको उपचार करो, मैं अपनी गलती के सुधार करने के लिए तैयार हूं, प्रायश्चित करूंगा मैं। तो बाबा कहते हैं कि देख एक उपाय मैं बताता हूं, वो कर, उससे ये सब ठीक हो जाएगा, मगर आगे दोबारा लालच मत करिए ऐसा कुछ भी। तो ये कहते हैं ठीक है बाबा बताओ। बाबा इसको बोलते हैं एक बकरे की खाल, मतलब बकरी की बलि वली चढ़ा के उसकी जो खाल होती है ना, वो खाल वाल का कुछ होता है रिचुअल, मतलब ये बाबा रिचुअल बता रहे थे कि कैसे करना है कैसे नहीं। बकरे की खाल और कुछ मुर्गों के सिर और उनके पंजे और भी कुछ विधियां बताते हैं, सिंदूर वगैरह, वो सब ले और एक मंत्र बताते तो कर, ये मंत्र जाप करना है। और उस बेड को ले जाके जो शमशान के सामने झील है, उस झील के सामने उस बेड को रख के उसके ऊपर बकरे की खाल बिछानी है। बिछाने के बाद ये मुर्गे के सर उसके आसपास रख के सिंदूर वगैरह लगा के फिर ये मंत्र बोलना है, बोल के उस बेड को पानी में बहा देना है, झील के पानी में। तो ऐसा करेगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। अब ये आदमी कहता है चलो ठीक है, इससे बचने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। तो आदमी जाता है उसी टाइम रात को, जाके सब कुछ सोचता है, फिर अपने घर में आके बीबी को वही हालत में देखता है, ऐसा जमींदार की दादी सो रही है। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग ये सारी चीजें इकट्ठे करता है, करने के बाद रात का वेट करता है। जब रात होती है तो ये जब सब सो जाते हैं ना, करीबन 12-1 बजे करीब, उसको बोला था कि मध्य रात्रि में करने के लिए, 12-1 बजे करीब ही क्या करता है, बेड को ले जाने के लिए कोशिश करता है कि मैं अब लेके जाऊंगा बेड को। मगर अब भाई लेके कैसे जाएगा, फिर वही गाँव के किसी को बुला नहीं सकता था, और इसको बुलाएगा तो फिर पोल खुल जाएगी इसकी, अकेले लेके जा नहीं सकता, बेड भारी है। ये सोच ही रहते, इतने में देखता है वही रिक्शा वाला फिर इसके सामने से आ रहा आधी रात को। इसका देख के मत्था टनकता है कि उस दिन भी रिक्शा वाला आ गया जब मुझे जरूरत थी, आज भी आ गया जब मुझे जरूरत है। तो कहते चलो छोड़ो, क्या फर्क पड़ रहा है, मेरा काम बन जाए। इसने फिर उसको रुकवाया, फिर बोला कि मेरी एक मदद करो, उस दिन तू जो बेड ले आया था ना मेरे साथ, इस बेड को फिर वापस वहीं पे लेके चलना, शमशान घाट के बगल में जो झील है वहां पे। तो रिक्शा वाला कहते चलो ठीक है, फिर दोनों पकड़ के बेड को चढ़ाते हैं रिक्शे में और लेके जाते हैं। वहां झील के किनारे रखते हैं बेड को, रख के रिक्शे वाले को ये फिर कुछ पैसे देता है। तो रिक्शे वाला वहां से कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। वो कहता है अच्छा ठीक है जाओ, बोल के ये पीछे मुड़ के अपने बेड में जैसी चीजें रखता है, बस बाकी चीजों को रख के पीछे मुड़ के देखता है रिक्शा वाला गायब। पूरी खुली खाली जगह है, वहां कोई बंदा जाएगा तो कम से कम 2-3 मिनट तक तो दिखेगा कम से कम जाता हुआ, कितने भी तेज जाए, मगर वो रिक्शा वाला गायब वहां से। तो उसको फिर खटका से लगा, मगर ये डरा इतना नहीं, इसलिए क्योंकि ये शुरू से काम ही करता है मुर्दों को जलाने का, ये सब एक्सपीरियंस होता रहता है। तो इसने उस बाबा के कहे मुताबिक बेड के ऊपर बकरे की खाल बिछाई, मुर्गों का सिर आसपास रखा, सिंदूर लगाया और वो मंत्र पढ़ने लग गया। मंत्र जाप करके जितनी बार उसको बता, मंत्र जाप करके इसने बेड को जैसे ही झील के पानी में धक्का देने की कोशिश किया तो ऐसा लगा बेड जैसे एकदम कागज की तरह हल्का हो गया, एकदम आराम से झील की पानी में वो चला गया। और जाते झील की पानी में बेड तैरने लग गया, मतलब डूब नहीं रहा था, इतना भारी बेड है फिर भी नहीं डूब रहा था। लकड़ी के होने के बाद भी इतने भारी जब होता है, पुरानी लकड़ी तो डूब जाती है, ये डूब नहीं रहा था। तो थोड़ी दूरी बैठ गया, इसने क्या देखा, झील की पानी के अंदर से 2 कंकाल नुमा काले से हाथ निकले, जैसे निकल के बेड को पकड़ के पानी के अंदर खींच लिया एकदम से। बेड को पानी के अंदर गया और बुलबुला सा छूटा। उसके बाद इसने अपने हाथ जोड़े और माफी मांगी, मांग के घर आ गया। घर आने के बाद इसने अपनी लाइफ को नॉर्मल किया, नॉर्मल काम वाम कर रहा था, मगर इनके साथ ये सब होने के बाद इनको फिर भी भुगतान करना पड़ा। इनकी जो वाइफ है वो फिर ठीक होने लगी, फिर दोबारा जैसे यंग थी वैसे यंग होने लग गई, मगर इतना कुछ होने के बाद एक दुष्प्रभाव जो उनकी जिंदगी में पड़ा, वो इनकी वाइफ कमर के नीचे से पूरी पैरालाइज हो गई थी लाइफ टाइम के लिए। कमर के नीचे वाइफ पूरी पैरालाइज हो गई थी, अब इनको वही बोझ लेके चलना पड़ा। और सेम ही पैरालाइज जमींदार की दादी भी थी।
काफी टाइम से। जो चल फिर नहीं पाती थी उसी बेड में सोई रहती थी। सेम इसकी वाइफ भी पैरालाइज होगी पूरी नीचे से। तो ये बात उस अंकल जी ने राजेश को बताई जो उनके साथ बीती थी। फिर राजेश ने इनसे पूछा अंकल जी से कि अंकल जी वो रिक्शे वाला कौन था, आपको पता लगा? अंकल जी ने बोला कि पता तो नहीं लगा, मगर जहां तक मेरा अंदाजा है वो रिक्शा वाला वही जमींदार की दादी की आत्मा ही थी जिसने मेरी उस टाइम मदद की जब मैंने लालच किया, और फिर जब मेरे मन से लालच निकला तब उसने फिर से मेरी मदद करी। तो जानबूझ के उसने मुझे सबक सिखाने के लिए मेरी मदद करी, ऐसे घर तक बेड को पहुंचाया। जब मैंने सबक सीख लिया फिर घर से बेड को लाने में भी मेरी मदद करी। ये पक्का उसकी दादी की ही आत्मा थी, उस आदमी को यही लगता था। तो ये घटना उस अंकल जी ने राजेश के साथ शेयर किया और राजेश ने हमारे साथ शेयर किया। तो दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। जो लोग भी मेरे चैनल में नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आर्यन जल्दी मिलता हूं आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।